चलिए आज शुरू करते हैं 9th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन सेकंड पार्ट, क्रांति की शुरुआत। इसको कराने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ, हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था और मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हिस्ट्री को हम कैसे करेंगे। जैसे हम एक मूवी देख रहे हैं, मूवी में जैसे बहुत सारे किरदार निभाते हैं लोग, ऐसे ही इसमें भी राजा है, प्रजा है, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कैसे राजा को फांसी लगाई, लोगों को कैसे राजा पर गुस्सा भड़का, उन्होंने क्रांति की, क्रांति के बाद फिर से कोई और राजा बन गया, फिर से उसमें कमी दिखाई देने लगी, फिर लोगों ने उसका विरोध किया और कैसे पूरा फ्रांस जो था वो बदल गया क्रांति के बाद। उसमें बहुत सारा चेंज आया, अच्छा चेंज भी आया, बुरा भी आया, वो सारा हम इसमें देखेंगे। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा याद दिला देती हूँ। जो मैंने फर्स्ट पार्ट जो इसमें बनाया था इसका, उसमें था 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। फ्रांसीसी समाज मतलब हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा था। उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले जब ये लेसन स्टार्ट हुआ था तो इसमें ये जो डेट आई है 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें जो जो अंडरलाइन मैंने कर रखा है वो सब इम्पोर्टेंट है, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा डिटेल में करेंगे। उसके अलावा जो मैंने अंडरलाइन नहीं करा उसको भी थोड़ा साथ साथ में समझाती जाऊंगी। तो इसमें क्या था, सबसे पहले 1789 ये जो डेट है, ये है फ्रांस में जब क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। उस समय क्या था, जो फ्रांस का शहर है पेरिस, लोगों में डर था क्योंकि किसी ने अफवाह, ये मैं थोड़ा जल्दी करूँगी क्योंकि मैंने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सारा बता रखा है। लोगों में क्या अफवाह फैल गई थी कि जो सम्राट है, सम्राट का मतलब क्या है, राजा ने अपने सैनिकों को शहर में घुसा दिया है और ये बोला है कि लोगों पे वो गोली चला दे, नागरिक है जो। तो लोग डर गए थे। लोगों ने क्या किया, लोगों ने वहाँ की जो बास्तिल जिला था उससे लोग बहुत नफरत करते थे क्योंकि वहाँ पे राजा जो था वो लोगों को बहुत यातनाएं देता था, बहुत उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। तो सबसे पहले उनका गुस्सा भड़का उस जेल पर। जेल में क्यों घुसे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उन्होंने पहले खुद अपनी सेना बनाई और सेना को किसकी ज़रूरत पड़ती है, हथियारों की। तो वो हथियार के उद्देश्य से उसमें घुसे, लेकिन उनको हथियार वहाँ नहीं मिले। फिर उन्होंने क्या किया, उसको तोड़ डाला और तोड़ने के बाद उसके जो पीस थे, जो भी बचा कुचा था, ईट वीट जो भी, उसको एंटीक पीस के रूप में बाज़ार में वो खूब बिका। लोगों ने निशानी के तौर पर उसको अपने घरों में सजाने के लिए ले लिया। फिर पढ़ा था हमने लुई 16, ये देखिए भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। लुई 16 कौन थे, लुई 16 बुर्बो राजवंश का था। कई बार आता है लुई 16 कौन से राजवंश का था, बुर्बो राजवंश का था। कब राजगद्दी पे बैठा था, 1774 में, 1774 में। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह किससे हुआ था, क्योंकि वो राजा था तो विवाह भी राजकुमारी से ही होगा। एन तो एनेट जो थी उससे विवाह हुआ था। वो कहाँ की थी, वो ऑस्ट्रिया की थी। बस ये देखा हमने। फिर क्योंकि फ्रांस जो था उस पर कर्जा हो गया था बहुत सारा, आए दिन युद्ध होते रहते थे। 2 अरब तो पहले, 2 अरब लिब्रे का कर्जा पहले था, 10 अरब लिब्रे का बाद में हो गया, टोटल हो गया 12। फिर इसमें हमने देखा था जो फ्रांस है उसने अमेरिका की मदद की थी क्योंकि दोनों के शत्रु साझा थे। मतलब जो फ्रांस का दुश्मन था वो अमेरिका का भी था, और कौन था, ब्रिटेन। फिर आ जाएगा ब्रिटेन। वो फ्रांसीसी समाज जो था उस समय पूरा फ्रांस 3 भागों में बटा था। ये देखिए, प्रथम स्टेट, इसमें होते थे पादरी लोग, मतलब जो चर्च में बैठते हैं। द्वितीय स्टेट, इसमें होते थे कुलीन वर्ग, जो राजा के रिश्तेदार होते हैं। तृतीय स्टेट में क्या था, पढ़े लिखे लोग थे, जैसे वकील, व्यापारी, अदालती कर्मचारी। उसके अलावा कुछ गरीब लोग भी थे, जैसे किसान और कारीगर, मतलब मजदूर। छोटे किसान भी थे बेचारे, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, छोटे मोटे दूसरे के खेतों में जाके काम करते थे। ज़मीन बहुत कम होती थी, या तो होती नहीं थी और बहुत कम होती थी। और जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती थी वो थे इसमें नौकर थे, दास। नौकर मतलब दास। फिर हमने कर के बारे में पढ़ा था। टाइद जो कर था वो कौन लगाते थे, चर्च लगाती थी लोगों के ऊपर। ये एक धार्मिक कर था, ठीक है। फिर हमने टाइल के बारे में भी पढ़ा था। जो टाइल कर था वो डायरेक्ट दिया जाता था किसको, राज्य को। फिर किस प्रकार लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि एक तो युद्ध हो जा रहे हैं, ऊपर से फ्रांस पे कर्जा भी हो गया था, फ्रांस की जनसंख्या भी बढ़ गई थी, तो खाने पीने के लोगों के लाले पड़ गए थे। पाव रोटी जो वो खाते थे उसकी बहुत कमी आ गई थी। ये देखिए, ये हमने देखा। फिर हमने ये पढ़ा, कई दार्शनिक आए उस समय पे। दार्शनिक मतलब थिंकर्स आए, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, जैसे जॉन लॉक ने लिखी
टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने क्या कहा कि जो राजा को ये माना जाता है कि वो भगवान है, उसको गलत माना। उसके अलावा मांतेस्क्यू ने भी एक किताब लिखी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसने कहा कि जो काम होते हैं ना, जो शक्ति होती है, जैसे पहले क्या इसमें क्या था, फ्रांस में सारी पावर सम्राट के पास थी, जब राजा जो कहेगा वही सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो कोई गलत आज्ञा दे चाहे वो सही आज्ञा दे। इसने क्या बोला कि जो द स्पिरिट ऑफ द लॉज में ये सारी शक्ति किसी एक के पास ना होकर बटी होनी चाहिए, जैसे कुछ विधानमंडल को, कुछ कार्यपालिका को, कुछ न्यायपालिका को, जिससे कि शक्तियों का दुरुपयोग ना किया जाए। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जो मैं कराने वाली थी। इससे पहले मैंने आपको थोड़ा पुराना याद दिला दिया है। जब कोई मूवी देखते हैं तो हम क्या करते हैं, मूवी देखते टाइम हम थोड़ा, अगर आपको मैं सीधा बीच की मूवी पे ले जाऊं, बीच में से हम देखना शुरू करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा मूवी के स्टार्टिंग में क्या था। मूवी के स्टार्टिंग का नहीं पता होगा तो हमें आगे का भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको करने से पहले थोड़ा पहले का हम याद दिलाना ज़रूरी था। अब हम इस पे आते हैं। क्रांति की शुरुआत। क्रांति मतलब जो 1789 लेसन के स्टार्टिंग में ही हमें बताया था, 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी। क्रांति क्यों हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी उसकी, वो सारा हमने देखा भी। आगे देखते हैं। ये देखिए, पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई सोल्वे ने कर बढ़ा दिए थे। लुई सोल्वे ने कर क्यों बढ़ाया था हमने देखा, क्योंकि उस पर कर्जा हो गया था 12 लिवरे का। और कर्ज को कैसे उतारेगा, लोगों को लोगों से टैक्स लेकर। लेकिन टैक्स भी किसने लिया, सिर्फ तीसरे स्टेट के लोगों से। जो पहले स्टेट के लोग थे जैसे पादरी लोग थे, और जो दूसरे स्टेट के लोग थे जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनको सब बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया, उनको कोई टैक्स नहीं देना। तीसरे स्टेट में कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे और कुछ गरीब लोग भी, ज़्यादातर तो गरीब ही थे, पढ़े लिखे भी थे जैसे वकील व्यापारी, तो टैक्स देना पड़ा तीसरे स्टेट के लोगों को। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है कि सम्राट ने बोला भाई इन पे कर लगा दो, लाओ कर देना शुरू करो, और लोग कर देना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं था। सम्राट अकेला कर नहीं लगा सकता था अपनी मर्जी से। इसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, एक प्रतिनिधि सभा बनी हुई थी जिसका नाम था एस्टेट्स जनरल। उसका क्या होता था, उसकी बैठक होती थी, और उसकी बैठक होने के बाद जो कर लगाने का प्रस्ताव था कि भाई कर लगाने हैं, उससे पहले मंजूरी लेनी पड़ती थी। देखो जैसे आज के समय में क्या होता है, अब ऐसे थोड़ी है कि कोई भी कानून आया सीधा अनाउंस कर दिया कि ये नया कानून बना है, ऐसा तो नहीं होता ना। पहले कानून क्या होगा, विधेयक आएगा, वो संसद में जाएगा, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, तब जाके वो कानून बनता है। तो ऐसे ही पहले क्या था, इसकी तरह तो नहीं था, थोड़ा अलग था, लेकिन सम्राट अकेला अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था, उसको एस्टेट जनरल जो थी उसकी मंजूरी के बाद ही वो कर लगा सकते था। अब ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया, इंपॉर्टेंट है। एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। देखो पूरा देश बहुत बड़ा है, पादरी लोग, कुलीन वर्ग, उसके अलावा जो तीसरा वाला वर्ग था उसमें तो पूरा देश ही आ जाता है। अब इतने सारे लोग अगर अकेले, इतने सारे लोग इकट्ठे होकर आए एस्टेट जनरल में, तो क्या कोई फैसला लिया जा सकता है, नहीं होगा ना। तो क्या करते थे, जैसे पादरी में अपने में से प्रतिनिधि बना के भेज दिया, कुलीन वर्ग के लोग अपने में से भेज देते थे। जैसे पादरी वर्ग के लोगों ने 300 प्रतिनिधि भेज दिए अपनी तरफ से, उनकी बात वो रखेंगे। कुलीन वर्ग ने भी 300 लोग भेज दिए अपनी तरफ से, उनकी बातों को वो रखेंगे। जो तीसरा स्टेट था, तीसरे स्टेट ने भी अपनी तरफ से, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा था, उसमें ज़्यादा लोग थे, तो उन्होंने 600 लोगों को भेज दिया उनकी बात रखने के लिए, और इस प्रकार कोई फैसला लिया जाता था। अब मैं एक बार बता देती हूँ दोबारा। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिनमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, जो मैंने अभी बताया। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, तीनों प्रतिनिधि भेजते थे। जो तीसरा स्टेट था उसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें समाज के ज़्यादातर सारे लोग आ जाते हैं, पादरी और कुलीन वर्ग को छोड़ के, तो ये ज़्यादा भेजते थे। लेकिन सम्राट ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। अब ये जो एस्टेट जनरल की बैठक होती थी उसको कब बुलाया जाएगा, ये फैसला करता था सम्राट। तो इसकी जो आखिरी बैठक थी वो बुलाई गई थी सन 1614 में। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे एस्टेट जनरल क्या है इसके विषय में लिखिए, या फिर एस्टेट जनरल की आखिरी बैठक सम्राट द्वारा कब बुलाई गई, तो सन 1614 ईस्वी।
फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। लुई जो 16वां था सम्राट, उसने 5 मई 1789 को उसको कुछ कर लगाने थे, नए कर लगाने थे, इसके लिए उसने इसकी बैठक बुलाई एस्टेट जनरल की। क्यों बुलाई बैठक अभी मैंने ऊपर बताया, क्योंकि एस्टेट जनरल में ही फैसला लिया जाता था कर लगाने का, अकेला सम्राट कर नहीं लगा सकता। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। उनका स्वागत करने के लिए जो प्रतिनिधि आने वाले थे उसको बहुत अच्छे से, जो राजा का महल था उसको पूरा अच्छे से सजा दिया गया। क्यों सजा दिया? क्योंकि टैक्स लेना था, इम्प्रेस भी तो करना है ना। पहले और दूसरी एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो मैंने अभी बताया। पहले और जो दूसरा स्टेट था, दोनों ने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, और वो कैसे बैठे? आप आमने सामने की कतारों में। जो तीसरा स्टेट था वहाँ से दुगने आए, दोनों से 300 और इसके प्रतिनिधि आए 600, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें शामिल थे। इसकी संख्या भी तो ज़्यादा, इसमें मजदूर भी आ गए, किसान भी आ गए, और भी दुकानदार भी आ गए, व्यापारी, वकील, सब लोग आ गए इसमें। ज़्यादा बची हुई जनता सारी आ गई, तो इसमें ज़्यादा प्रतिनिधि आए। और ये क्या हुआ, ये उनके पीछे खड़े किए गए, जो प्रथम स्टेट है और जो दूसरे मतलब पादरी वर्ग के लोग थे और जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनके पीछे खड़े हुए ये वाले हमारे प्रतिनिधि, आम जनता वाले। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहा था। तीसरे स्टेट में लोगों ने ज़्यादातर, इसमें जो प्रतिनिधि भेजे थे वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग थे। किसान, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। जो किसान थे, औरत और जो काम करने वाले मजदूर वर्ग थे, उनका जो ये था, जो एस्टेट जनरल थी, जो इसकी सभा थी, उसमें उसका प्रवेश वर्जित था, मतलब उसके प्रवेश मना था, नहीं आ सकते वो। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उन्होंने लेटर में लिख के अपनी समस्या या जो अपनी शिकायतें या फिर जो मांग थी उसकी सूची बनाकर, जो उनके प्रतिनिधि आए थे ना अंदर 600 वर्साई के महल में, उनको भेज दिया था। अब देखिए इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है, एक बार बता देती हूँ। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने नए करों के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई? तो 5 मई 1789 में। ये भी आ जाता है कई बार कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट से कितने कितने प्रतिनिधि स्टेट जनरल में की बैठक में शामिल हुए। तो इसमें आएगा 300 पहली स्टेट में, दूसरे स्टेट में 300 और तीसरे से 600। फिर आता है हमारा, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। अब ये जो सभा बैठी थी एस्टेट जनरल की, उसका क्या नियम था कि हर वर्ग एक वोट देगा। जैसे पादरी वर्ग के 300 लोग आए हैं, तो वो 300 वोट नहीं देंगे, उन 300 का मिला के आपसी रजामंदी से एक वोट आएगा। फिर जो कुलीन वर्ग है उसके 300 है, तो वो भी 300 नहीं देंगे, उनका भी क्या है, 300 लोग मिलके एक वोट माना जाएगा। अब हुआ क्या, मतलब प्रत्येक वर्ग, अब उसमें जो तीसरा था उसमें 600 लोग थे जिसमें आम जनता थी, तो जो 600 नहीं होंगे उसमें भी 600 का एक वोट माना जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा था। मतलब ये प्रथा थी कि हर वर्ग एक वोट देगा, और इसी के ये जो सम्राट थे वो यही सोच के बैठा था कि ऐसे ही आज फैसला लिया जाएगा। तो हुआ क्या, तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या मांग रखी कि अब की बार ऐसा नहीं होगा कि सबकी तरफ से एक वोट, मतलब एक स्टेट का एक वोट माना जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब की बार हर व्यक्ति वोट देगा। पूरी सभा के द्वारा वोटिंग कराई जाएगी, मतदान कराया जाएगा, जिससे हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा। जैसे आज के समय में क्या है, जो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा का होता है वो एक व्यक्ति एक ही वोट डालता है। तो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी स्टेट के लोग हैं सबकी एक अलग अलग वोट मानी जाएगी। जैसे 600 है तो 600 वोट, वो 300 है तो 300 वोट। अब इसका लॉजिक समझ में आया उन्होंने क्यों बोला ऐसा? क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे, उनको पता था हम लोग संख्या में ज़्यादा है, तो हम 600 है तो हमारी वोट कितनी आएगी, 600 जाएगी। उनकी तो 300 आएगी, और उन 300 में भी कोई एक आध ऐसा भी होगा जो इनका दोस्त होगा, तो वो क्या होगा, कुछ वोट इनकी वहाँ से मिल जाएगी। तो कुल मिला के जीतेंगे कौन? यही, जो ये चाहेंगे वही होगा। ये देखिए अभी इससे ये भी
मैंने एक बार पहले बताया था, पहले वाले उसमें पार्ट में इसके, रूसो की ने एक किताब लिखी थी, इसको थोड़ा साइड में नोट कर लीजिए क्योंकि इसका जिक्र बाद में होगा। अभी हमें स्टोरी में, ये देखिए अभी हमारी स्टोरी कुछ और चल रही है, तो ये वाला जो है ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या हुआ, जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को, सम्राट ने क्या कहा, नहीं भाई ये गलत है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो सारे विरोध करते हुए सभा के बाहर चले गए कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम वोट नहीं दे रहे यहाँ पे, और वो बाहर आ गए। दोबारा बता देती हूँ, स्टेट जनरल में क्या नियम होता था कि हर वर्ग, जैसे प्रथम स्टेट है वो भी एक वोट देगा, द्वितीय स्टेट है वो भी एक वोट देगा, तृतीय स्टेट है वो भी एक वोट देगा। अब प्रथम स्टेट से 300 लोग आए थे, दूसरे स्टेट से भी 300 आए थे, तीसरे से 600 आए थे। तो नियम क्या होता था, 300 लोग मिलके एक वोट डालेंगे, दूसरे 300 लोग मिलके एक वोट डालेंगे, तीसरे स्टेट में 600 लोग थे, उनकी एक वोट मानी जाएगी। लेकिन जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या कहा, हर बार की तरह अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार हर आदमी की एक अलग से वोट मानी जाए। जैसे 600 है तो 600 वोट हो, 3 है तो 300 हो, ऐसा नहीं है कि 300 की एक और हमारी 600 की भी एक ही वोट मानी जाए। हर एक को अलग अलग देने का अधिकार होना चाहिए। और इसके पीछे उनका क्या था कि अगर ऐसा हुआ तो हम तो संख्या में ज़्यादा है, और कुछ ऐसे भी निकलेंगे जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग भी जो इनका साथ देंगे तो जीतेंगे, फिर तो यही आम जनता जीतेगी। सम्राट ने लेकिन मना कर दिया और वो गुस्से में वहाँ से बाहर आ गए कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम जा रहे हैं। इसमें पुस्तक का नाम भी पूछ लेते हैं, रूसो के द्वारा लिखित किताब कौन सी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और कई बार ऐसे भी आ जाता है स्टेट जनरल के नियम अनुसार, या फिर स्टेट जनरल में किस प्रकार से मताधिकार या मत देने का अधिकार दिया जाता था प्रतिनिधियों को। ये भी आ जाता है तृतीय स्टेट की सभा, जो तृतीय स्टेट थे उसके प्रतिनिधियों ने क्या मांग रखी थी, ये सारा आ जाएगा। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उसी में हैं, सारी जनता उसी में शामिल है। अगर हम पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को हटा दें तो 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 20 जून को ये जो थे प्रतिनिधि, ये वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट एक जगह है, वहाँ पर इकट्ठे हुए और इन्होंने आपको राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा, मतलब पूरे देश की तरफ से जो पूरे देश का जो प्रतिनिधित्व करेगी वो नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित कर दिया। और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। इन्होंने क्या किया कि जब तक सम्राट की शक्ति कम होने वाला कोई ऐसा संविधान नहीं बनेगा जिससे कि सम्राट की शक्ति कम हो जाए, क्योंकि सम्राट तो मनमानी कर रहा था, तीसरे स्टेट से कर ले रहा है, पहले दोनों को फ्री कर रखा है, कोई कर नहीं ले रहा, तीसरे वाले में बेचारे गरीब लोग हैं, खाने के भी उनके लाले पड़े हुए हैं, तो ये तो गलत था ना। तो जो तीसरे वर्ग में पढ़े लिखे लोग, तो उन्होंने ये मांग रखी कि जब तक एक ऐसा संविधान नहीं बनेगा जिससे कि सम्राट की शक्ति कम ना हो जाए, जब तक हम इसको भंग नहीं करेंगे असेंबली को। और उसका नेतृत्व, उसका मतलब नेता कौन थे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिराबियो और आबेसिये। उसके नेता थे मिराबियो और आबेसिये। मिराबियो देखिए कुलीन वर्ग का था, मतलब राजा के परिवार से संबंध रखता था, लेकिन फिर भी चाहता था कि ये गलत है कि जो राजा के परिवार या पादरी लोगों को जो विशेष अधिकार मिला है ये नहीं मिलना चाहिए। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई से जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। आबेसिये क्या था, देखिए यही देखिए, मिराबियो और जो आबेसिये था, ये दो नेता हुए थे। किसके नेता हुए थे? नेशनल असेंबली के, ठीक है। अब जो मिराबियो था वो किसके, कुलीन वर्ग से संबंधित था, राजा के परिवार से था, और आबेसिये जो था वो एक पादरी था। लेकिन फिर भी वो क्या चाहते थे कि प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को जो विशेष अधिकार मिले हैं वो नहीं मिलना चाहिए। यही दोबारा बता देती हूँ, पर ये देखिए तीसरे स्टेट ने क्या किया था, उन्होंने वर्साई के मतलब महल में ही एक जगह थी इंडोर टेनिस कोर्ट, वहाँ पे इकट्ठे हुए। वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और ये कहा कि जब तक
एक ऐसा संविधान नहीं बनेगा जिससे कि सम्राट की शक्ति कम ना हो जाए, तब तक हम असेंबली को भंग नहीं करेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा हमारा प्रदर्शन। नेता इनके कौन थे? मिराबियो और आबेसिए। मिराबियो जो था कुलीन वर्ग का था और जो आबेसिए था वो थे पादरी वर्ग के। अब ये रीडिंग कर देती हूँ इसकी, सिर्फ थोड़ा इसमें समझने वाला इतना खास नहीं है, नीचे का है इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। ये देखिए, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। जिस समय ये नेशनल असेंबली ये सोच रही थी कि संविधान का हम एक ऐसा संविधान बनाए जिसमें से सम्राट की जो शक्ति है वो कम हो जाए। एक तरफ तो ये काम हो रहा है, दूसरी तरफ पूरा फ्रांस परेशान था। कड़ाके की ठंड के कारण सर्दी बहुत ज़्यादा थी, फसल ख़राब हो गई थी, बेचारे की किसानों की पाव रोटी जो थी उनकी, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बेकरी के मालिक, जो फैक्ट्री के मालिक थे, व्यापारी थे, वो जमाखोरी, घूस खोरी या जो जमाखोरी थी वो अपने उस फ़ायदे में लगे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई भीड़, औरतों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल देते हैं। अब परेशान औरत क्या करेगी बेचारी, पूरा दिन लाइन में खड़ी है, वैसे परेशान है, तो उन्होंने क्या किया, कई दुकानों पर धावा बोल दिया था। दूसरी तरफ सेना ने, सम्राट ने क्या किया, उसने फिर से, देखिए जिनका लोगों को डर था वही काम फिर से कर दिया। उसने क्या किया, सेना को जो फ्रांस का शहर था पेरिस, उसमें प्रवेश करने का आदेश दिया था। ये स्टार्टिंग का, ये जो लेसन के स्टार्टिंग में कहानी शुरू होने से पहले हमें थोड़ा सा एक पैराग्राफ में बताया था कि लोगों में गुस्सा था। क्यों था लोगों में डर था? वो इसलिए था क्योंकि फ्रांस में जो सम्राट था उसने आदेश दिया था कि जाओ पेरिस में घुस के लोगों पे गोलियां चला दो। ये लोगों में डर हो गया था। लोगों ने क्या किया, पहले ही बास्तिल के किले को ढहा दिया, जिससे वो गए तो वहाँ पे हथियार ढूंढने थे, वहाँ हथियार तो नहीं मिले, लेकिन पूरा किला उन्होंने ध्वंस कर दिया था, उसका पूरा तोड़ दिया था। और आपको मैंने बताया भी था फर्स्ट पार्ट में, जो दोबारा बताती हूँ, 7 कैदी मिले थे अंदर जिनको रिहा कर दिया था। तो ये जो शुरू में हमें बताया था वो सारा क्रांति के समय की बात थी। शुरू में क्यों बताया था, जब कहानी शुरू होती तो क्या करते, थोड़ा एक पैराग्राफ में हमें पूरा बता देते कि स्टोरी में क्या क्या है। तो ऐसे ही लेसन के स्टार्टिंग में हमें बता दिया था। अब आगे हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। देहाती इलाकों में गांव-गांव में यह अफवाह फैल गई थी। अफवाह का मतलब होता है ऐसी झूठी बात कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े। लोगों को क्या अफवाह फैली थी कि जो जागीरों के मालिक, ज़मीनों के जो मालिक, उन्होंने बहुत सारे लुटेरे बुला लिए हैं और वो क्या करेंगे, किसानों की जो पूरे साल के बेचारों की मेहनत है, जो उन्होंने फसल बोई है, उसको तबाह करने के लिए। इससे क्या हुआ, किसान तो बेचारे डर गए। उन्होंने क्या किया, कुदालों और बेलचों से ग्रामीण के लोग, जो गांव में किले बने हुए थे इनके, उनको अपने जो हथियार थे कुदाल वगैरह, उनसे उन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को, जो अन्न इकट्ठा करके रखते थे ना, अन्न भंडार, उनको लूट लिया। लगान जम संबंधी जो कागज़ से जो टैक्स लगाने से पहले तैयार किए जाते हैं उनको राख कर दिया, जला दिया। इससे क्या हुआ, जो राजा के रिश्तेदार थे ना, कुलीन वर्ग का मतलब क्या बताया था मैंने, राजा के रिश्तेदार, वो सारे डर गए और अपनी जगह छोड़ के, अपनी जागीरें छोड़ के सारे के सारे भाग गए आसपास के देशों में। अब ये देखिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके, अब लुईस जो 16वां था उसने वो भी समझ गया था कि लोग गुस्से में हैं, और जिस तरीके से लोगों ने कुलीन वर्ग, इनके रिश्तेदारों को डरा के भगा दिया था, तो इसने अंदाज़ा लगा लिया था इस चीज़ का और डर गया था। तो इसने डर के क्या किया, जो नेशनल असेंबली है जिसकी लोग मांग कर रहे थे उसको मान्यता दे दी, मान लिया उसने। और क्या माना उसने कि अब उसकी शक्ति तो कम होगी और उस पर किसका दबदबा होगा, संविधान का। अब सम्राट अपनी इच्छा से नहीं कर सकता कुछ भी, उसको संविधान की इच्छा से ही चलना होगा। तो लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से किसका अंकुश होगा, संविधान का। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। अब देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो लोग क्यों परेशान थे, टैक्स देना पड़ता था, उनके खाने की तो लाले पड़े हुए थे बेचारों के, ऊपर से टैक्स और लगा देता था सम्राट। तो जैसे उनके हाथ में पावर आई, क्या किया सबसे पहले, क्योंकि अब तो सम्राट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसको संविधान की माननी पड़ेगी। तो 4 अगस्त 1789 की रात को ये जो नेशनल असेंबली थी, इसने क्या किया, टैक्स जो था
और जो सामंती व्यवस्था थी ये सारी कुछ इसको ख़त्म करने के लिए आदेश निकाल दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। जो चर्च में जो पादरी वर्ग के लोग थे वो भी लोगों से धार्मिक कर लगाते थे। देखो मैंने पहले बताया था, अभी याद आएगा आपको। पादरी वर्ग जो थे वो लोगों पे जो कर लगाते थे उसका नाम था टाइड। उसको भी मना कर दिया गया। और जो चर्च जो थी, चर्च के स्वामित्व वाली जो जहाँ पे चर्च बनी थी वो सारी भूमि खुद जब्त कर ली, सब हटा दिया। इस प्रकार क्या हुआ, सरकार के हाथ में आ गए कम से कम 20 अरब लिव्रे। ये किसके हाथ में आ गया, सरकार के हाथ में। सरकार क्या करेगी, अब अपना कर्जा उतारेगी क्योंकि उस पर कर्जा हो गया बहुत सारा। अब ये देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, नेशनल असेंबली। फ्रांस, पहले मतलब समझना है इसका। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। राजतंत्र, राजा का तंत्र, राजा का शासन, ऐसा शासन जहाँ पे प्रमुख होता है राजा या सम्राट, वो होता है राजतंत्र। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या हो गया, संवैधानिक मतलब जहाँ पर संविधान भी होगा। तो अब ये फ्रांस राजतंत्र था पहले, अब इसमें संविधान कहाँ से आ गया। संवैधानिक राजतंत्र ये कैसा बना, पहले तो सिर्फ राजतंत्र था, सिर्फ राजा सम्राट होता था, उसी की बात सबको माननी पड़ती थी। अब ये संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना वो जानते हैं। ये देखिए, नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। जो नेशनल असेंबली थी उसने संविधान कब बनाया, मतलब उसका प्रारूप कब तैयार किया, 1791 में। और इसका उद्देश्य क्या था, संविधान बनाई क्यों था, जिससे कि सम्राट की शक्ति को कम किया जाए। एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति होने की बजाय क्या है, वो बट जाए। ऐसा नहीं है सारी शक्ति सम्राट को मिले, वो क्या होगी, शक्ति बट जाएगी। जैसे विधानमंडल को शक्ति मिलेगी, विधायिका को विधानमंडल भी बोलते हैं, कार्यपालिका को भी मिलेगी और न्यायपालिका को भी शक्ति मिलेगी। इससे क्या होगा, अगर सारी शक्ति किसी एक के हाथ में आ जाती है तो वो क्या करता है, जो सम्राट करता था वो अपना फ़ायदा देखेगा, प्रजा दुखी है उसको कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, मनमानी की जाएगी। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये कहा गया कि शक्तियाँ किसी एक के पास नहीं होगी, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी, बल्कि शक्तियाँ बटी हुई होगी। और शक्तियाँ कैसे बटी होगी, विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। पढ़ देती हूँ कोई मैं, इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है, नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब पूरा किया या तैयार किया, तो इसका आएगा 1791 में। और ये भी आ जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था। 1791 में जो संविधान का प्रारूप नेशनल असेंबली ने तैयार किया, इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। और इसमें व्यवस्था कैसे की गई शक्तियों की, तो ये आंसर आएगा इसमें सारा, कि एक हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। जब संविधान बना 1791 में, तो क्या कहा गया कि जो कानून बनाने का काम है वो कौन करेगी, नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली कैसे चुनती थी, अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। मतलब ऐसे नहीं कि सीधा लोग वोट डालेंगे और उसको चुन लिया, नहीं, जनता पहले अपने नेताओं को चुनेगी और वो नेता चुनेंगे नेशनल असेंबली को। इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है, अगर सीधे लोग वोट डाल के चुनेंगे तो वो प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष कैसे हो गया, अप्रत्यक्ष कैसे हो गया, पहले लोग अपने नेताओं को चुनेंगे, वो नेता चुनेंगे नेशनल असेंबली को। दोबारा देखिए, 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको दिया, क्वेश्चन आ जाता है, नेशनल असेंबली को। और नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता था, अप्रत्यक्ष रूप से। सबसे पहले नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। क्या करेंगे, नागरिक पहले एक निर्वाचक समूह, जो अभी मैंने बताया, अपने अपने नेताओं को चुनेंगे, जिसको निर्वाचक समूह बोलते हैं, और वो फिर चुनते थे उसको, इसके नेशनल असेंबली के सदस्यों को। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, सभी लोग वोट नहीं डाल सकते थे। वोट कौन डालता था, 25 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे पुरुष जिनको सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। मतलब क्या हुआ, और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। देखो जैसे आज के समय में क्या है
जब चुनाव होता है तो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा का हर आदमी या पुरुष, अमीर हो गरीब हो जो भी हो, पुरुष है या महिला है, हर कोई वोट डाल सकता है। ठीक है, उस समय क्या था, जब वोट देने का अधिकार दिया गया तो वो क्या दिया गया, एक तो 25 साल उम्र होगी, दूसरा सिर्फ वही लोग वोट डालेंगे जिन्होंने कम से कम, एक तो पुरुष होंगे, वो महिला वोट नहीं डाल सकती, पुरुष होंगे, उम्र होगी 25 साल, और वही लोग वोट डाल सकते हैं जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते हैं। जो 25 साल के भी हैं, पुरुष भी है, लेकिन टैक्स नहीं देते, जितना इसमें बताया कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर, तो वो भी वोट नहीं डाल सकते। कौन डालेगा वोट, जिनकी उम्र 25 साल है, जो पुरुष है और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते हैं, वो वोट डाल सकते हैं। और इनको नाम दिया गया सक्रिय नागरिक। शेष पुरुषों और महिलाओं को, जो बाकी बच गए, उनको बोला गया निष्क्रिय नागरिक। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। ये जो असेंबली बनी थी, इसका सदस्य होने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, टैक्स जो है वो एक आवश्यक शर्त थी। जो टैक्स नहीं देगा वो ना तो इसका सदस्य हो सकता है, ना वो वोट डाल सकता है। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, जी सकता है वो अपने हिसाब से, अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकता है, और कानून के लिए कोई कानूनी जो कानून होंगे वो सबके लिए बराबर होंगे, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये राज्य के क्या कर्तव्य माना गया कि वो नागरिकों के ये जो अधिकार जो मिले हैं उनकी रक्षा करे। उस समय क्या था कि ये देखिए एक बार, मैं ये वाला जो है, उस समय ये देखिए थोड़ा बता देती हूँ। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष, उस समय क्या था, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो क्या करते थे, अपनी विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग करते थे। तो पढ़े लिखे नहीं है तो शब्द तो लिखने आएंगे नहीं उनको। जैसे टूटी हुई जंजीर थी, तो टूटी हुई जंजीर जहाँ पे होगी तो उसको देख के हमारे दिमाग में क्या आएगा, आज़ादी। ये आज़ादी का प्रतीक थी। ये देखिए, ये जो दिख रहा है हमें, ये साइन किसका था, ये जो छड़ है ये किसका प्रतीक है, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, कि अकेली छड़ को तो तोड़ा जा सकता पर पूरे गट्ठर को नहीं। इसका मतलब क्या, एकता में बल है, एकता का प्रतीक था। ये क्या है, ये देखिए आँख के बाहर रोशनी आ रही है, रोशनी है, ये इसकी तीनों तरफ त्रिभुज के अंदर आँख है और उसके बाहर रोशनी दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या था कि जो आँख, सर्वदर्शी आँख है, ज्ञान का प्रतीक है। ये फोटो ज्ञान का प्रतीक है। ये देखिए, ये दंड, शाही सत्ता जो राजा महाराजा यूज करते थे, इसका ये दंड का प्रतीक था। राजदंड नहीं, सॉरी, दंड का नहीं, शाही सत्ता का प्रतीक था। जो राजा महाराजा यूज करते थे, उनकी शाही सत्ता को दर्शाता था। और अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप, ये देखिए फोटो, ये क्या दिखा रहता है, क्या दिखा रहा है, सनातनता का प्रतीक था। कि ये देखिए, जैसे अंगूठी का कोई छोर नहीं होता, ऐसे ये सनातनता का प्रतीक था। जो ये लाल रंग की टोपी होती थी, ये क्या था, जब नौकर या दास आज़ाद हो जाते थे तो वो इस तरह की टोपी पहनते थे कि हम आज़ाद हैं। फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन सा था, नीला, सफ़ेद और लाल। नीला, सफ़ेद और लाल। ये फोटो किसका प्रतीक थी, कानून का मानवीय प्रतीक। और ये दोनों फोटो, ये वाली देखिए एक है, एक, ये दोनों को जोड़ा गया है। ये किसका प्रतीक है कि कानून सबके लिए बराबर है। जो इसके लिए कानून है वही इसके लिए भी सेम कानून है। कानून किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। अब हमने इसमें क्या पढ़ा, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। ये देखिए, हमने इसमें पढ़ा है फ्रांस के बारे में
कि किस प्रकार फ्रांस का संविधान बना और सम्राट की शक्ति कम हुई। ये देखिए, क्रांति की शुरुआत, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था एस्टेट जनरल की एक बैठक होती थी। सभी अपने अपने एस्टेट से एक एक वोट मांगते थे, एक एक वोट दिया जाता था और इसकी बैठक बुलाई गई थी, लास्ट बैठक 1614 में। लुई 16वां जो था उसने 5 मई 1789 में उसको नए तरीके के टैक्स लगाने थे, तो जनरल एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई, पूरी तैयारी कर रखी थी, भवनों में सजा रखा था। प्रथम एस्टेट से 300, दूसरे से भी 300, तीसरे एस्टेट से 600 लोग आए। वोटिंग शुरू होने से पहले तीसरे एस्टेट के लोगों ने कहा कि अब की बार ऐसा नहीं होगा कि एक एस्टेट की एक ही वोट मानी जाएगी, अब की बार हर कोई वोट देगा। सम्राट ने मना कर दिया और वो गुस्से में बाहर आ गए। फिर उन्होंने क्या किया कि तीसरे एस्टेट के लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और उन्होंने क्या कहा कि जब तक ऐसा संविधान नहीं बनेगा जिससे कि सम्राट की शक्ति कम ना हो, जब तक हम इसको भंग नहीं करेंगे असेंबली को। और इनके नेता थे मिराबियो कुलीन वर्ग के थे, राजा महाराजा के परिवार से थे। आबे वो एक पादरी वर्ग से था। उन्होंने इसका नेतृत्व किया क्योंकि ये भी विशेष अधिकार को ख़त्म करना चाहते थे। लुई 16वें ने क्या किया, उसने नेशनल असेंबली, क्योंकि प्रजा भड़क गई थी, जगह जगह लोग आंदोलन कर रहे थे, कुलीन लोग डर गए थे, वो अपनी जागीर छोड़कर विदेशों में बस गए थे। तो लुई 16वां जो था सम्राट, वो भी डर गया। उसने देख लिया जनता भड़की हुई है, तो उसकी भलाई किसमें है कि जनता की बात मान ली जाए। और फिर बाद में क्या हुआ, उसने बात मानी और कहा कि ठीक है संविधान बना लो। और अब क्या होगा, अब सम्राट की बात नहीं मानी जाएगी, अब सम्राट चलेगा संविधान के अनुसार। अब जब सम्राट ने संविधान ये बात मान ली कि हाँ संविधान बनाया जाए, संविधान के अनुसार ही शासन चलेगा, तो सबसे पहले जो पादरी वर्ग, जो प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट थे, उनको जो पावर मिली हुई थी उसको ख़त्म किया। जो वो ऐश कर देते ना कि कोई टैक्स नहीं लगना उन पे, और वो सारे टैक्स जो थे वो, अब आप आगे देखते हैं उनको क्या हुआ था। पादरी वर्ग और जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनको विशेष अधिकार जो मिले थे वो ख़त्म कर दिए। अब सरकार के पास संपत्ति आ गई 20 अरब लिब्रे। पहले उस पर कितना कर्जा था, 12 अरब लिब्रे का। अब वो क्या करेगी, पहले कर्जा उतारेगी अपना। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना, राजतंत्र तो था ही, राजा का तंत्र तो था ही वो, लेकिन संविधान कहाँ से आया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, ठीक है, संविधान बन गया, सम्राट की शक्ति कम हो गई और अब शक्ति सिर्फ सम्राट को न मिलकर कहाँ बट गई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। फिर क्या हुआ, अब नेशनल जो असेंबली थी उसको कैसे वोटिंग होती थी कि जो 25 साल जिसकी उम्र होगी वो वोट डालेगा, जिसने 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाया होगा, टैक्स दिया होगा, वो वोट डालेगा। और तीसरा वो आदमी होगा, पुरुष होगा, महिलाओं को नहीं मिलेगा ये अधिकार, ठीक है। इन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। वोट देने के लिए क्या जरूरी था, टैक्स। और जो संविधान बना 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में, उस संविधान में क्या कहा गया, लोगों को जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और कानून के आगे सब बराबर है, ये 3 अधिकार दिए गए। और राज्य का क्या काम था कि वो ध्यान रखेंगे लोगों के इन अधिकारों की रक्षा की जाए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का अधिकार छीन ले या कोई किसी पर अत्याचार करे, क्योंकि सब जन्म से समान पैदा हुए तो सबको समान अधिकार मिलेंगे, कोई किसी के अधिकारों को नहीं छीन सकता। और ये ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी आई, राज्य की। तो ये इसका सेकंड पार्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे जो भी मैं इस की वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।